तो दोस्तों, प्रतिभा सेतु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिएगा और अपने आंसर को फिर चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रीएम्बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल लिया गया है भारत के संविधान में, ये आपका यूएसए, ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस उद्देशिका की जो भाषा शैली है, यानी कि जो इसका लैंग्वेज है, ये किससे लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने दो बातें सीखी कि यूएसए के विचार को कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और इसकी भाषा शैली को कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में अगर समझें तो सबसे पहले इसकी विचारधारा किसने रखी थी, तो याद रखिएगा जब उद्देशिका का जो आधार है, इसका आधार किसने रखा था, तो आपको नाम याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था अपने उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। जिसे 22 जनवरी, ठीक है, याद रखिए, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। इतनी बातें आपको प्रीएम्बल से याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग और कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे इटली का संविधान है, ठीक है, तो इटली के संविधान से क्या चीज़ दिया गया है, तो आपको याद रखना है इससे भारतीय संविधान में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं ली गई है, ठीक है, आपको याद रखना है। कनाडा के संविधान से अगर बात करें तो याद रखिएगा एक मजबूत केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, यह आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, ये किससे लिया गया, कनाडा के संविधान से ही लिया गया, तो आपको ये बातें याद रखना है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, यानी कि जो गणतंत्रात्मक ढांचा है, यानी रिपब्लिकन सिस्टम है, ठीक है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द है, ये आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वाहन में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, यानी कौन सी धातु है जो वाहनों में जब पेट्रोल जलता है तो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। ऑप्शन है आपका मरकरी, कैडमियम, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम लोग इसके करेक्ट आंसर को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा धातु यहाँ पर निकलेगा, तो आपको जो करेक्ट आंसर है याद रखिए लेड, ठीक है। जो लेड होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि लेड का यूज ही क्यों किया जाता है, तो याद रखिए कि जो पेट्रोल के इंजन में नॉकिंग को रोकने, ठीक है, जो पेट्रोल का इंजन होता है उसमें नॉकिंग, ठीक है, नॉकिंग, साथ ही साथ ये भी याद रखना है जो ऑक्टेन रेटिंग होता है, ठीक है, जो आपका ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, ट्राई एथाइल लेड, ठीक है, आपको याद ना, सॉरी टेट्रा एथाइल लेड, ठीक है, टेट्रा एथाइल लेड को मिलाया जाता है, ठीक है। और जब यह पेट्रोल वाहनों में जलता है तो बारीक लेड के जो कण होते हैं वो धुएं के साथ हवा में मिल जाते हैं और वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, यानी एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम पर हमारे कौन से ऑर्गन में पड़ता है, तो हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, यानी ब्रेन को भी ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, अब हर जगह क्या होता है कि अनलेडेड यानी कि शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। यानी जो आजकल हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं उसका मेन हम लोग कर सकते हैं, इसमें अनिवार्यता कर दी गई है कि आपको उसमें शीशा रहित पेट्रोल का यूज करना है, शीशा रहित पेट्रोल का यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। अगर हम अन्य ऑप्शन जो दिया उसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो मरकरी जो होता है, याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से जो औद्योगिक कचरे होते हैं, ठीक है, जो आपके औद्योगिक कचरे, ठीक है, जो औद्योगिक कचरे होते हैं उनसे आपका लेड निकलता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं थर्मामीटर हो गया और कोयला आधारित बिजली संयंत्र हो गए, इनसे क्या होता है आपका मरकरी निकलता है। साथ ही साथ
हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खतरनाक होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना, पेट्रोल के जलने से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। कैडमियम की बात करें तो ये किससे उत्पन्न होता है, तो याद रखिए जो सिगरेट के धुएं होते हैं, ठीक है, यानी जो सिगरेट के धुएं होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादातर आपका कैडमियम उसमें मुक्त होता है। साथ ही साथ जो वेल्डिंग और बैटरियों के निर्माण में जो भी हमारा उत्सर्जन होता है उसमें आपका कैडमियम कह सकते हैं मुक्त होता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अगर हम बात करें तो यह हमारा पेट्रोल के जलने से बहुत ज़्यादा मात्रा में तो निकलता है, लेकिन क्या है यह हमारा कोई धातु नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है हमारे कोई धातु नहीं है, ये एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। इस वजह से इसका जो होगा ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धातु पूछा है तो धातु के हिसाब से करेक्ट आंसर आपका लेड होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होता है पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपने आंसर को आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 15 सवालों को डिस्कस करेंगे। हम एक्सप्लेनेशन से पहले आपसे उम्मीद करेंगे इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, फिर उसके बाद अपने आंसर को मिलाएंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आपका 15 में से कितने सवाल सही थे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं जैव अपघटनीय का मतलब क्या होता है। तो जैव अपघटनीय प्रदूषक जिसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसको हम लोग सूक्ष्म जीवों, ठीक है, सूक्ष्म जीव मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक, साथ साथ कुछ कवक हो गए, या कुछ ऐसे जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ या कोई भी कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा समय के साथ प्राकृतिक रूप से सड़कर नष्ट हो जाता है, ठीक है, यानी जो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे उस कचरे को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर देंगे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नष्ट अगर कर देते हैं तो उस प्रकार के कचरों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। यानी कि जैव मतलब क्या है, किसी भी जीवित जीव के द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक। ये आपको बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सीवेज होता है, ठीक है। सीवेज में होता क्या है तो याद रखिएगा, सीवेज में मुख्य रूप से जो आपके कार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, सीवेज में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू अपशिष्ट आपके हो गए, यानी कि जो घर से निकलने वाले कचड़े होते हैं जिसको हम लोग घरेलू अपशिष्ट बोलते हैं, जिसमें आपका जैसे साग सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, आपके जो सड़े गले खाने हो गए, ये सब आपके घरेलू अपशिष्ट में आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो मानव का मलमूत्र होता है, ठीक है, यानी कि मानव मलमूत्र होता है, ये भी आपका कह सकते हैं घरेलू अपशिष्ट में आएगा, ठीक है। ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से विघटित कर दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक बोलते हैं, और सीवेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे और एक चीज बताएं तो इसका अपोजिट अगर हम जाने, जैव अपघटनीय को हम लोग बोल सकते हैं जो जीव अगर सूक्ष्म जीवों के द्वारा या किसी जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अजैविक अपघटनीय प्रदूषक या गैर जैविक अपघटनीय प्रदूषक, हम लिख भी देते हैं, ठीक है, गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, ठीक है, अपघटनीय प्रदूषक। ये क्या होते हैं कि यानी ऐसे पोल्यूटेंट यानी ऐसे कचड़े जिनको कोई सूक्ष्म जीव आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकता, उनको अपघटित नहीं कर सकता है, उनको हम लोग गैर जैव या अजैविक अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या होते हैं कि हम इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गए, एस्बेस्टस हो गए, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके बोल सकते हैं कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाएंगे, आपको ये बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसको आप कमेंट कीजिएगा, तब तक हम इसको लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, याद रखिएगा
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 40 है, इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यह जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करने की बात करता है जिससे वह स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। आपको यह बात याद रखना है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 40 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 40 होता है वो संविधान के किस कह सकते हैं हम कह सकते हैं संविधान के किसके अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसको मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और यह राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि आप जो होता है ऐसी शक्तियां प्रदान करने की बात करते हैं जो जिससे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल या फिर और ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें तो जैसे अनुच्छेद 33 है, इसमें क्या है, याद रखें कि यह जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। यह आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, यह संसद को शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों जैसे अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित कर सके, ताकि जैसे वो अपने कर्तव्य को ठीक से पालन कर सके, अनुशासन में बने रहें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 33 की बात, ठीक है। और जो अनुच्छेद 48 है, इसकी बात अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा कि यह जो है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, यानी कि कृषि और पशुपालन से संबंधित आपको याद रखना है, ठीक है। और यह जो है गाय, बछड़ों या अन्य दुधारू पशुओं जो होते हैं उनके वध को रोकने या फिर उनको वध पर रोक लगाने से संबंधित है और उनके नस्लों को सुधारने का निर्देश देता है, अनुच्छेद नंबर 48, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 50 की बात करें तो आपको याद रखना है, यह जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव को सुनिश्चित करता है, यानी कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए आपका अनुच्छेद नंबर 50 है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम और कुछ बातों को बताएं तो याद रखना है कि जैसे हमारा जो अनुच्छेद नंबर 40 है ना, यह क्या कहलाता है, यानी जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है, उसमें यह बताया गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसको संविधान के भाग 9, ठीक है, इसको संविधान के भाग 9 में तथा कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ दिया जाए। तो यानी कि अगर हम आपको बताएं, इससे आपका कौन सा और क्वेश्चन बन सकता है कि यानी जो हमारा पंचायत है इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान का भाग बनाया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था, ठीक है। और साथ ही साथ इस पंचायत को कौन से भाग में रखा गया था, तो भाग 9 में रखा गया था। और साथ ही साथ इसको कौन से अनुसूची में जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आपको इतनी बातें भी याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। ऑप्शन आपका है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता और भारत सरकार का मुख्य सचिव, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है, भारत के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा कौन सा, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आपको याद रखना राष्ट्रपति, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और बातें आपको बताते हैं, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1), ठीक है, यानी कि आर्टिकल 53(1) के अनुसार क्या कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी जो भी संघ का, ठीक है, संघ का जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, ठीक है, जो संघ का कार्यपालिका की जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है अपने इस शक्ति का उपयोग किस प्रकार से करता है, तो आपको याद रखना है यह जो है अपने शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक है। जो भी इसके अधीन अधिकारी आते हैं उन अधिकारियों के माध्यम से अपने शक्तियों का प्रयोग करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अधिकारियों के माध्यम से वो प्रयोग करता है, इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वजह से एक चीज ये भी कहा जाता है जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो भारत का संवैधानिक या एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, आपको याद रखना, नाम मात्र का प्रमुख। उसके लिए एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी ज्यूरी हेड, ठीक है, डी ज्यूरी हेड। इसका डी ज्यूरी हेड का क्या मतलब होता है कि नाम मात्र का प्रमुख। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ये आपको ये भी याद रखना है। जो आपका प्रधानमंत्री होता है
ठीक है, वो क्या होता है आपके सरकार का वास्तविक, ठीक है, सरकार का वास्तविक हेड होता है, यानी कि प्रमुख होता है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है डी फैक्टो हेड। ठीक है, डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड का मतलब कि जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री है, और जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति है, जिसको बोलते हैं डी ज्यूरे हेड नाम मात्र के प्रमुख के लिए, और डी फैक्टो हेड प्रधानमंत्री को एज अ वास्तविक प्रमुख के लिए। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने पूरे कार्य को अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर करता है, या फिर बोले वो अपने शक्तियों को अपने मंत्रिपरिषद में बांट देता है, जिससे वो सारे कार्यों को करते हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखना है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपका है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव और पुडुचेरी। तो यानी कि यहाँ पर 100% सोलर एनर्जी पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, दीव। ठीक है, जो दीव होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं जो दीव है भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दिन के समय अपनी बिजली की पूरी आवश्यकता, यानी कि लगभग 100% क्या होता है, जितनी भी उसकी नीड है बिजली की, वो किससे प्राप्त करता है, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से प्राप्त करता है। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं जो पहले दीव जो है अपनी बिजली के लिए पूरी तरह से किस पर निर्भर होता था, तो गुजरात का जो ग्रिड था उस पर निर्भर था। अगर हम आपके मैप में दिखाएं तो आप देखेंगे इसको। ठीक है, आपका यहाँ पर गुजरात के बगल में ही एकदम नीचे दिख रहा होगा आपको, दीव दिख रहा होगा, दमन दीव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले जो हमारे दीव था किस पर निर्भर था अपनी बिजली के लिए, गुजरात के ग्रिड पर निर्भर था। ठीक है, जिससे ट्रांसमिशन के दौरान काफी नुकसान भी होता था। ठीक है, अब क्या है, यह खुद जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है। ठीक है, इससे जो वहां के लोग हैं उनका बिजली का कह सकते हैं जो बिल है उसमें 12% की क्या है लगभग कमी दर्ज की गई है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आपके करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपको ये कह सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दीव एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका पूरा का पूरा दिन के समय के जितने एनर्जी का यूज किया जाता है वो 100% सोलर एनर्जी पर बेस्ड होता है, और वहां के लोगों को लगभग 12% बिजली के बिल में कमी देखने को मिली है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गैर पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि उष्मा जनित है, विद्युत जनित है, गैर नवीकरणीय है और नवीकरणीय है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस से, तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा नवीकरणीय होगा। ठीक है, नवीकरणीय जिसको हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल होता है। ठीक है, रीन्यूएबल। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और बताऊं तो ये क्या होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते क्या है, तो याद रखिएगा ये वो स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम पारंपरिक रूप से सदियों से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से हमने इसके हाल के दशक में इनका उपयोग करना शुरू किया है। यानी कि नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक का मतलब समझ में आता होगा कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसका यूज हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सालों से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज हम हाल फिलहाल में क्या है कि इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो इसको लोग नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कोयला हो गया। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम या लकड़ी। ठीक है, ये सब ऐसे हैं जो कि हमारे क्या है कि पारंपरिक रूप से जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि आधुनिक समय में इनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो नवीकरणीय क्या होते हैं तो आपको याद रखना है ये ऐसे स्रोत होते हैं, याद रखिएगा ये ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में यानी कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपका एक सोलर एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा, जिसका आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज भी हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपका विंड पावर हो गया। ठीक है, विंड पावर या विंड एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पवन चक्की वगैरह होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, पानी के माध्यम से भी बिजली बनाया जाता है, इसको हम लोग हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके कुछ ऐसे कह सकते हैं नवीकरणीय होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और ये क्या होते हैं इनका यूज हम चाहे जितना भी करें तो हमारा ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट।
तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन आपका है परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, गोबर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस टर्म को अगर हम ब्रेक करें, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है, उसको हम बायोमास ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी होगा, ये भी किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट। ठीक है, कोयला भी आपका लकड़ियों के जीवाश्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है, गोबर भी आपको किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। तो ये तीनों नहीं, ये तीनों जो होंगे बायोमास ऊर्जा हो जाएंगे। कौन नहीं है, तो आप कह रहे जो परमाणु ऊर्जा होगा ये आपका बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा में किसका उपयोग होता है, जैसे आपका यूरेनियम हो गया। ठीक है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ऐसे भारी तत्व होते हैं जिनके परमाणुओं के नाभिक क्या होते हैं, जिनके परमाणुओं के नाभिक को तोड़ने या जोड़ने से क्या होता है, इसमें ऊर्जा मिलता है और इसका किसी भी जैविक पदार्थ या जिससे कोई संबंध नहीं होता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका है कैप्सिसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लाइकोपीन होगा। ठीक है, लाइकोपीन क्या होता है तो आपको याद रखना है, यह एक प्राकृतिक कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। ठीक है, यानी कि यह एक प्राकृतिक, ठीक है, यह एक प्राकृतिक कैरोटीनॉइड, ठीक है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है यानी रंजक है। ठीक है, जो क्या होता है टमाटर को उसका गहरा लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, टमाटर को उसका गहरा लाल रंग प्रदान करता है और यह एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो याद रखिएगा जो कैप्सिसिन है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो इसमें जो मिर्च होता है, ठीक है, मिर्च में पाया जाता है जो उसका तीखापन देता है। ठीक है, जो कैरोटीन है आपका जो गाजर वगैरह होता है, ठीक है, जो गाजर है उसमें पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो दूध में हल्का पीला रंग होता है वो भी कैरोटीन की वजह से होता है। और जो एंथोसाइनिन है इसके कारण जो होता है सेब का लाल रंग जो होता है, सेब का जो लालिमा होता है वो आपको एंथोसाइनिन के कारण होता है। साथ ही साथ जो बैगन का जो बैगनी रंग होता है या जामुन का जो गहरा रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, और जो लाइकोपीन होता है वो टमाटर के लाल रंग को प्रदान करने का काम करता है। जो लाइकोपीन है क्या, तो यह एक कैरोटीनॉइड रंजक या कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जो कि हमारे टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर का तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म करेंगे और ना ही ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यानी कि जब आप रेफ्रिजरेटर को या फिर फ्रिज के दरवाजे को खोल देंगे तो इसमें क्या होगा, जो कि आपका पूरा रूम जो होगा एक फ्रीज की तरह काम करने लगेगा, जिससे क्या होगा जब वो ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देगा तो वो उसका जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा काम करेगा, जिससे ज़्यादा हीट भी कर सकते, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से आपका रूम का टेम्परेचर जो हो जाएगा बहुत बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, यानी कि हम फिर से अगर आपको बताएं कि जब हम फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं तो वह कमरे में जितनी गर्मी सोखता है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी वापस उसी कमरे में छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कमरा एक बंद जगह है, इसलिए कुल मिलाकर कमरे का तापमान घटने के बजाय थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर चलने की वजह से ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। तो आपकी बातें याद रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। ठीक है, हृदय, फेफड़े, गुर्दा और प्लीहा या तिल्ली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो मलेरिया होता है उससे आपका प्लीहा या तिल्ली या इसको हम स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ी सी और बातें इसके बारे में हम लोग करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया किससे होता है, कौन इसका परजीवी है, क्या नाम है उस परजीवी का, तो याद रखिए जो मलेरिया रोग है आपके एक परजीवी से होता है और उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, उस परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम है क्या, तो आप याद रखेंगे प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है।
ठीक है। प्लाज्मोडियम ना तो एक बैक्टीरिया है, ना तो एक वायरस है, ना ही कोई फंगी है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जो कि क्या होता है कि हमारे बॉडी में किसके माध्यम से इंटर करता है, तो आपको याद रखना है जो आपका फीमेल, ठीक है, जो फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, जो मच्छर होती है, ठीक है, उसके काटने से जो ये हमारा प्लाज्मोडियम होता है हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है, जिससे हमको मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है, जिससे क्या होता है हमारी आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं ये इसको नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा जो स्प्लीन जो होता है, इसका अन्य नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक बोलते हैं। तो जब हमारे बॉडी से आरबीसी नष्ट होने लगता है उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है उसका कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा इसको काम करना पड़ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग होगा, आपका जो स्प्लीन होगा ये होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक लाइन आपको और भी याद रखना, स्प्लीन होता है ब्लड बैंक के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी का जो डेथ होता है कहां पर होता है, स्प्लीन में ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे यार्ड ऑफ, ठीक है, ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं किसको, आपको प्लीहा को, ठीक है, ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन आपका है मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका मध्य मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि जो मध्य मंडल होता है ये पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत होती है, ठीक है, तीसरी परत होती है, और यहाँ का जो तापमान होता है ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से घटता है और लगभग -90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और यह पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान होता है, ठीक है, आपको याद रखना है यह सबसे न्यूनतम तापमान होता है पूरे वायुमंडल का। आपको एक बात और भी याद रखना है, जैसे जो हमारे उल्का पिंड वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये मध्य मंडल से टकराकर पूरी तरीके से जल जाते हैं और इससे हमारी रक्षा भी प्रदान, इससे हमको क्या होता है, रक्षा भी प्रदान होता है, तो आपको ये बात भी याद रखना है, ठीक है। और ऊंचाई में क्या होता है, यह परत लगभग आपका 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक ऊंचाई पर फैली हुई होती है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे जो आयन मंडल होता है इसके बारे में अगर आपको बताएं तो यह जो है मध्य मंडल के ऊपर होता है, यानी कि मान लेते हमारे मध्य मंडल है, ठीक है, तो ये मध्य मंडल के क्या होगा, ऊपर की तरफ होता है जो हमारा आयन मंडल होता है, ठीक है। और आयन मंडल का मुख्य कार्य क्या होता है, जो हमारे रेडियो तरंगे जो होती हैं, ठीक है, उनको परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजती है, जिससे क्या होता है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन से रेडियो हो गया, ठीक है, रेडियो टीवी ये सब क्या होते हैं, काम करते हैं। यानी जो हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ये आयन मंडल में ही लाकर इनको स्थापित किया जाता है, जिससे हम वायरलेस कनेक्शन को जो भी यूज करते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा समताप मंडल होता है आपको याद रखना है, यह क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर होता है, और इसी परत में क्या होता है आपका ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूरज की हानिकारक यूवी रेस को क्या होता है उसको रिफ्लेक्ट करके उसको परावर्तित करके बाहर की तरफ भेज देता है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना जो हमारा हवाई जहाज हो गया, ठीक है, वो कौन से मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में ही हमारा हवाई जहाज उड़ता है, आपको ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो क्षोभ मंडल होता है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत आपका होता है, ठीक है, और पहली परत होती है, और मौसम से जुड़ी सारी गतिविधियां जो होती है जैसे आपका बादल बनना, बारिश होना, आंधी तूफान इसी परत में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, और फिर आयन मंडल है, उसके ऊपर बहिर्मंडल होता है, ठीक है। तो आपको पता है वायुमंडल में 5 परत होते हैं, 5 परत का आपको नाम याद रखना है, और उन परतों में कौन सी मुख्य घटनाएं होती हैं या उन परतों की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन है BOD 5 का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपका बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट इन 5 आवर, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और समझते हैं। जो BOD होता है जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इसको अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो जैसे मान लेते हैं पानी है, ठीक है, जब पानी में कोई कचरा ज़्यादा होता है यानी कोई कार्बनिक कचरे हो पानी में, अगर कार्बनिक कचरों की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसको तोड़ने के लिए जो होता है उस कार्बनिक कचरे को तोड़ने के लिए वहाँ पर सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया ज़्यादा होगा,
और जब बैक्टीरिया ज़्यादा होगा तो ये क्या करें, ऑक्सीजन का यूज ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस पानी में रहने वाले जितने मछलियाँ होती हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिससे ये पता चलता है जब आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब पानी में ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा होता है, इससे ये पता चलता है कि उस पानी का पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज कर रही हैं, जिसकी वजह से उस पानी में ऑक्सीजन कमी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको ये बात समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं कि जो BOD 5 क्या है। तो जो 5 बताता है, 5 डेज बताता है, 5 दिन बताता है। ठीक है, यानी कि जो BOD का टेस्ट प्रयोगशाला में हम लोग करते हैं तो आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 दिनों तक यानी 5 डेज तक किया जाता है। और यह एक मानक समय होता है जिसमें पानी के प्रदूषण का सटीक अंदाजा लगाया जाता है या फिर सटीक अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, तो BOD 5 का अर्थ क्या होता है कि बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। इस 5 डेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि लगातार 5 दिनों तक हम लैब में उसका टेस्ट करते हैं, जिससे हमको सटीक उस पानी का पोल्यूशन का कर सकते हैं लेवल पता चल जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका है चंबल, शिप्रा, बेतवा, सोन। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है, जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है यह आपके शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और अगर आप समझें, यह जो प्रसिद्ध मंदिर जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, जो भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आपका महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि आपका उज्जैन में स्थित है। ठीक है, और जो शिप्रा नदी है यह एक अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। और इसी नदी के तट पर क्या है, 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष में प्रसिद्ध सिंहस्थ कुल मेला, ठीक है, आपको याद रखना है, प्रसिद्ध सिंहस्थ कुल मेला हर 12 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर हम चंबल नदी के बारे में बात करें तो यह भी क्या होता है, मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन यह जो है उज्जैन शहर से होकर नहीं बहती है। ठीक है, और जो बेतवा नदी है यह आपका एमपी और यूपी में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसके किनारे पर सांची और ओरछा जैसे ऐतिहासिक मतलब कि स्थल स्थित है। ठीक है, यानी कि सांची और ओरछा, ठीक है, ओरछा, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, बेतवा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, और सोन नदी की बात करें तो यह अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रज का, ठीक है, जो ब्रज का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपका रसिया, बिरहा, आल्हा, चैती। ठीक है, इसका हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने एक लोकगीत से संबंधित हमने क्वेश्चन किया था, तो फिर से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अपने आंसर को फिर चेक कीजिएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रसिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है ब्रज क्षेत्र में जैसे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन आदि में क्या होता है, बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है और यह मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं और उनके प्रेम और होली के त्यौहार पर आधारित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। जो बिरहा है मैंने आपको बताया था, यह आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल और बिहार के भोजपुरी भाषा क्षेत्र का एक प्रमुख लोकगीत होता है, जो विरह यानी कि बिछड़ने या वीरता की कहानियों पर गाया जाता है। आपको याद रखना। ठीक है, और जो आल्हा होता है आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रसिद्ध है और वीर रस से भरपूर है। और यहाँ क्या होता है कि आपका जो आल्हा और उदल की वीरता की कहानियों का वर्णन इसमें किया जाता है। और जो चैती है यह भी क्या है, मुख्य रूप से पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्रों में चैत्र के महीने में गाया जाने वाला अर्धशास्त्रीय लोकगीत होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताया आपको याद रखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 15 सवालों को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको और सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को डिस्कस कर सके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, अगर हमारा आपका जो पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हो वो आपको अच्छा लगता है, उसको आप देखिएगा, उसको और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए और प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बाकी के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जिससे आपका यूपी टेट की तैयारी अच्छी सी होती रहेगी। ठीक, थैंक यू सो मच।